हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल 5 एंड प्रैक्टिकल 7, राइट। प्रैक्टिकल मतलब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 5 मैंने आपको कहा था कि आप कंप्लीटली होमवर्क के लिए सॉल्व करो, राइट। उसमें सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। तो अगर आपने बनाया होगा, राइट, तो आपका फाइनल आंसर शुड लुक लाइक दिस एंड सबका सरप्लस आना चाहिए 2650। अगर आपको डाउट है तो हम फिर से स्टार्ट टू एंड क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, चेक करो कि आप कहाँ पर गलत हो, राइट। अगर आपका 2650 आया आंसर तो वेरी गुड, इस पार्ट को स्किप करो, डायरेक्टली अगले क्वेश्चन के सॉल्विंग पर आ जाओ, राइट। तो लेट्स पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 5 या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, फिर जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन क्या दिया आपको प्रैक्टिकल 5 में, वो कह रहे हैं भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, राइट। तो उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, प्रिपेयर व्हाट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 17-18 इज देयर करंट ईयर, 17-18 इज उनका करंट ईयर, राइट। एंड एज अ क्वेश्चन नीचे उन्होंने दिया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और नीचे दी हुई है एडजस्टमेंट्स, राइट। पहले तो फॉर्मेट रेडी करो, तो सबका फॉर्मेट इस प्रकार होना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऊपर इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था इनका नाम था भारतीय कला केंद्र, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, उसके नीचे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो ये फॉर्मेट सबका रेडी है। अगला काम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एंड टिक मार्क करते हैं। तो एडजस्टमेंट 1, लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज। तो ऊपर सबको रिसिप्ट साइड में लीगसीज दिख रहा है क्या, तो लीगसीज पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट में लिखो कैप या कैपिटलाइज। व्हाट डज दैट मीन, तो वो कह रहे हैं कि लीगसी का पैसा, जो पूरा का पैसा है, उसे कैपिटलाइज करना है, यानी कि कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैसे करते देखते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो अभी सिर्फ क्या करो, लीगसीज के सामने ब्रैकेट में लिखो कैप या कैपिटलाइज। इज इट क्लियर, आगे बढ़े। दूसरा एडजस्टमेंट उन्होंने दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200। सिंपल पेमेंट साइड में सबको सैलरी दिख रहा है क्या, राइट। तो पुट अ टिक मार्क ऑन सैलरी, राइट। सैलरी पे टिक मार्क हो गया। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो एडजस्टमेंट 1 में कहा था कि लीगसीज पूरी की पूरी कैपिटलाइज करो, यहां पर कह रहे हैं वो एंट्रेंस फीस का 50% कैपिटलाइज करो। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट साइड में एंट्रेंस फीस है क्या सबके सामने, तो एंट्रेंस फीस पे पुट अ टिक मार्क, राइट। तो बस इतना ही एडजस्टमेंट्स थी, सिंपल 3 एडजस्टमेंट थी, 3 टिक मार्क्स हो गए। एक्चुअली 2 ही टिक मार्क है, मैंने लीगसीज के सामने ब्रैकेट में कैपिटलाइज लिखा है। अब फटाफट पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम द रिसिप्ट साइड। अगर रिसिप्ट साइड का आइटम आपका आइदर बनेगा इनकम या फिर लायबिलिटी। अगेन यहां पर हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन इनकम एंड दैट टू फॉर दिस ईयर। पिछले साल का या अगले साल का आइटम होगा तो उसे इग्नोर करो, है कि नहीं, हमने पहले लॉजिक सीखा हुआ है। तो पहले आइटम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक, नो नीड टू राइट इट, दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले साल का बचा हुआ कैश एंड पिछले साल का बचा हुआ बैंक बैलेंस है। तो ये लास्ट साल का एसेट है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लास्ट साल के आइटम, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली करंट ईयर आइटम एंड दैट टू इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर, तो इसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो। अगला आइटम इज लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट इज ऑन द रिसिप्ट साइड, मतलब आपको लॉकर रेंट मिला तो इट इज नथिंग बट योर इनकम। तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय लॉकर रेंट 400, राइट। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। अगेन एंट्रेंस फीस आपको मिल रही है, तो एंट्रेंस फीस मिली यानी कि ये भी हमारे लिए इनकम है, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय एंट्रेंस फीस 2900। टिक मार्क है, इन कॉलम में लिखो लीव वन लाइन पुट एड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचे यानी कि पैसे मिले, है कि नहीं, रिसिप्ट साइड में पुराने पेपर रद्दी बेच के पैसे मिले, तो ये भी मेरे लिए इनकम है, तो इनकम साइड में मैं लिखूंगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250। उसके बाद है रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, राइट। तो ये एक सोशल क्लब है, कल्चरल क्लब है, कला केंद्र है कि नहीं, भारतीय कला केंद्र। तो वो ड्रामाज अरेंज करते हैं और उस ड्रामा के या जो ड्रामाज अरेंज करते हैं उसके लिए दे आस्क दी ऑडियंस टू पे सम अमाउंट, लाइक टिकट रखते हैं, तो वो टिकट का पैसा है। ड्रामाज उन्होंने थिएटर्स पे चलाया और उससे उन्हें ड्रामाज का पैसा मिला। दिस इज नथिंग बट उनका इनकम है कि नहीं, ड्रामाज वो बार बार करेंगे तो ये बार बार पैसा मिलेगा, तो ये मैं लिखूंगा ऑन द इनकम साइड बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा 9000। नेक्स्ट इज टू लीगसीज, ब्रैकेट में दिया है कैपिटलाइज। लीगसीज उन्होंने कहा है कि कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करो मतलब करना क्या है, तो हमें उसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। एनीथिंग अगर वो कहेंगे कैपिटलाइज करो तो नथिंग बट उसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड कहाँ होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा या कल के क्वेश्चन में देखा, कैपिटल फंड लायबिलिटीज में होता है कि नहीं। बट यहाँ पर बैलेंस शीट है ही नहीं, यानी कि देयर इज नो लायबिलिटी, देयर इज नो एसेट्स, यहाँ पर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, देयर इज नो बैलेंस शीट, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि बैलेंस शीट बनाओ, उन्होंने बोला है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, बैलेंस शीट नहीं बनी है मतलब देयर इज नो लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज नहीं है मतलब देयर इज नो कैपिटल फंड, तो वी डोंट हैव कैपिटल फंड, तो इस लीगेसीज को हम बस एज्यूम करेंगे कि आपने कैपिटल फंड में ऐड किया, इमेजिनरी इफेक्ट दे दो, राइट। एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे पास, बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए कैपिटल फंड नहीं है, इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इमेजिनरी मान लेते हैं या हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पैसा मैंने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। अब मैं इसे कहीं पर और लिखूंगा नहीं, राइट। तो क्या लीगेसीज क्या हो गया, कैपिटल फंड में चला गया, राइट। अगला आइटम इज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर आपको इंटरेस्ट मिला, अगेन दिस इज योर इनकम, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऑन द इनकम साइड बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 400। एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज मिसलेनियस रिसिप्ट्स, मतलब छोटा मोटा रिसिप्ट्स, तो पैसा मिला तो अगेन ये मेरे लिए इनकम है, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स 400। इज इट क्लियर। ये मेरा रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूँ ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट के आइटम जब मैं पोस्ट करूंगा तो पेमेंट के आइटम आइदर मेरे लिए खर्चा होगा या फिर एसेट होगा। इफ इट इज एक्सपेंस राइट इट टू एक्सपेंस, अगर एसेट से तो इमेजिनरी मान लो कि एसेट्स में लिख लिया। तो पहला आइटम से शुरुआत करते हैं। पहला आइटम स्टेशनरी इज माई एक्सपेंस, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू स्टेशनरी 600। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेस, तो फर्नीचर इज माई एसेट, अज्यूम करो कि एसेट्स में लिख लिया और आगे बढ़ो। तो फर्नीचर मैंने एसेट्स में लिख लिया, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इमेजिनरी मैंने लिख लिया। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेम वे इन्वेस्टमेंट, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी आपके लिए एसेट है, खर्चा नहीं है। आप मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वापस मिलने वाला है कुछ सालों बाद, तो इट बिकेम योर एसेट, इट बिकेम योर प्रॉपर्टी, तो ये आपके लिए खर्चा नहीं है। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मैंने या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए दैट इज माई एसेट्स। अगेन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो एज्यूम करो कि आपने इमेजिनरी उसे एसेट्स में लिख लिया एंड आगे बढ़ो। नेक्स्ट आइटम इज बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, तो जो ड्रामा हमने अरेंज की थी जिसके लिए हम लोगों से पैसा ले रहे हैं ड्रामास के लिए, तो उस पर हमारे कुछ पैसे खर्च भी हुए, तो ये हमारा एक्सपेंस है, एज द नेम सेज इट इज एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, तो मैं खर्चे में लिखूंगा टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000, सिंपल। नेक्स्ट इज पोस्टेज, तो पोस्टेज भी हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे में लिखो टू पोस्टेज 450। नेक्स्ट इज मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, या मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर इज अगेन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। मैगजीन न्यूज़पेपर के पैसे आपको हर महीने भरने पड़ते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस में मैं लिखूंगा टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 600, राइट। नेक्स्ट इज सैलरीज, तो सैलरीज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू सैलरीज, इनर कॉलम में 4400, लीव वन लाइन पुट एरो, देयर इज अ टिक मार्क ऑन सैलरीज, तो इनर कॉलम में लिखो 4400, लीव वन लाइन पुट एरो। एंड लास्ट वो कह रहे हैं कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दिस इज नथिंग बट बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब साल के एंड में, यानी कि इस साल के एंड में आपके पास 700 रुपीज़ कैश बाकी है एंड 7300 बैंक में पैसा बाकी है, तो दिस इज नथिंग बट योर एसेट, तो ये जाना चाहिए ऑन दी एसेट साइड, बट अगेन हमारे पास बैलेंस शीट है ही नहीं, तो इमेजिनरी मैंने एसेट्स में लिख लिया, ऐसे में मान के आगे बढ़ रहा हूँ। तो मतलब हमारा पेमेंट साइड का भी पोस्टिंग हो गया, इजी था। तो पहले रिसिप्ट पोस्ट किया फिर पेमेंट पोस्ट किया, तो इस तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग के बाद आपका आंसर दिखना चाहिए ऑन द एक्सपेंसेस साइड एंड ऑन द इनकम साइड। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, 3 ही एडजस्टमेंट है, उसे फटाफट सॉल्व करते हैं। पहली एडजस्टमेंट लीगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, ऑलरेडी कर लिया, लीगेसीज मैंने लिखा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो लीगेसीज कैपिटल फंड में ऐड करना है, देयर इज नो बैलेंस शीट, तो इसका इफेक्ट एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। लीगेसीज को कैपिटलाइज करना है मतलब लीगेसीज को कैपिटल फंड में ऐड करना है, मतलब लीगेसीज को इनकम नहीं मानना है। तो मैंने इनकम में लिखा क्या लीगेसीज, आंसर इज नो। लीगेसीज का किया क्या मैंने इमेजिनरी उसे कैपिटल फंड में पहले से ही ऐड कर लिया, फिर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट का जो कुछ भी करना था वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, सिंपल एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, तो एक्सपेंसेस में सबको सैलरीज दिख रहा है, तो सैलरीज में ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग 200, तो टोटल सैलरीज बाहर बचेगी 4600। एंड बीइंग एडजस्टमेंट इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन द लायबिलिटी साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि सैलरी देना बाकी है, तो इट बिकेम माई लायबिलिटी। बट अगेन मान लो कि लायबिलिटी में मैंने लिख लिया, इमेजिनरी इफेक्ट दे दिया बिकॉज देयर इज नो बैलेंस शीट, तो मान लो कि आपने लायबिलिटी में उसे लिख लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। इज इट क्लियर, सिंपल एडजस्टमेंट नंबर 2। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड द लास्ट एडजस्टमेंट। तो थर्ड एडजस्टमेंट वो क्या कह रहे हैं, थर्ड एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज।
एंट्रेंस फीस में से 50% यानी कि हाफ ऑफ द अमाउंट को आपको कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस सबको इनकम में दिख रहा है, कितना है मेरा एंट्रेंस फीस 2900। उसके नीचे लिखो -50% कैपिटलाइज, मतलब 2900 में से 50% हटा के कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो मैं पहले एंट्रेंस फीस से 50% अमाउंट सब ट्रैक कर रहा हूँ, वहाँ से हटा रहा हूँ। तो एंट्रेंस फीस में माइनस कैपिटलाइज 50%, 2900 का 50% बन गया 1450, तो बाहर भी एग्जैक्टली बचा 1450। अब जो अमाउंट मैंने एज अ एंट्रेंस फीस से कैपिटलाइज करके माइनस की, कैपिटलाइज करना है मतलब क्या करना है, उसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो वेयर इज कैपिटल फंड? कैपिटल फंड होता है बैलेंस शीट लायबिलिटीज में। तो अज्यूम करो कि ये सेकंड इफेक्ट आपने वहां पर ऐड कर लिया। हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है तो इसका मतलब हम सेकंड इफेक्ट उसका नहीं दे सकते, तो हमने इमेजिनरी उसका सेकंड इफेक्ट दे दिया, राइट। तो कैपिटलाइज क्या करना था, एंट्रेंस फीस की 50% अमाउंट, तो एंट्रेंस फीस से मैंने 50% अमाउंट सब्ट्रैक्ट की एंड उसका सेकंड इफेक्ट मैंने अज्यूम किया या मैंने इमेजिनरी कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हुई, यानी कि वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट। अब करना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करना है, वेरी सिंपल। इनकम की अगर मैं टोटल करूंगा तो टोटल आ रही है 11,900, एक्सपेंसेस की मैं टोटल करूंगा तो टोटल आ रही है 9,250। तो फिर से इनकम साइड ग्रेटर है 11,900, तो दोनों तरफ में 11,900 लिखूंगा एंड आई टेक अ डिफरेंस 11,900 माइनस 9,250, डिफरेंस आ रहा है 2,650। 11,900 बड़ा था, इनकम साइड बड़ा था, एक्सपेंसेस साइड 9,250 था, तो 11,900 बड़ी अमाउंट माइनस 9,250 छोटी अमाउंट, सब ट्रैक करके डिफरेंस आया 2,650, बिकेम माय बैलेंसिंग फिगर, जो मैं डेबिट में लिखूंगा क्योंकि क्रेडिट यानी कि इनकम साइड बड़ी है, तो मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूँ एज अ डिफरेंस 2,650। और इसे इन कॉलम में क्या कहेंगे हम, एज यूजुअल इनकम साइड ज्यादा है यानी कि दिस इज माय फायदा यानी कि सरप्लस, तो उसे मैं इन कॉलम में लिखूंगा टू सरप्लस, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। तो यहाँ पर सरप्लस आ गया, देयर इज नो बैलेंस शीट, मतलब हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। इज इट क्लियर? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका सबका सरप्लस है। अगर यहाँ पर टैली नहीं होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सरप्लस मिलेगा या फिर डेफिसिट मिलेगा। डेफिसिट कब मिलेगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, खर्चे ज्यादा यानी कि डेफिसिट, इनकम ज्यादा यानी कि सरप्लस, अभी जैसे है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो सबके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 है इस प्रकार। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ या 5 मिनट का टाइम ले लो, क्वेश्चन को पढ़ो और उसके हिसाब से फॉर्मेट रेडी करो। अगर आपने फॉर्मेट पहले से रेडी नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करो एंड फॉर्मेट को प्रिपेयर करो, राइट। क्वेश्चन पढ़ो एंड फिर फॉर्मेट को प्रिपेयर करो, फिर हम उसे डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? राइट। चलो, तो सबने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा। तो ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं, फिर फॉर्मेट आपने रेडी किया होगा तो चेक करो कि आपका फॉर्मेट सही है नहीं। तो क्वेश्चन क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायाम शाला परभनी and the adjustments given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। तो very clearly उन्होंने कहा है you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। तो 2018-19 is their year, इज देयर करंट ईयर। 31 मार्च 2019 के लिए बैलेंस शीट बनाना है, मतलब ईयर स्टार्ट हुआ 2018 अप्रैल में, तो अप्रैल 18 टू मार्च 19 इज देयर करंट ईयर। तो हम सिंपली उसे कहेंगे 2018-19 या 18-19 इज देयर करंट ईयर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया, 2 अलग अलग पेजेस पे बना, मैं यहाँ पर ऊपर नीचे बना रहा हूँ जैसे मुझे कंफर्टेबल है। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऊपर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायाम शाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, राइट। तो ये फॉर्मेट रेडी है। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ के रिसिप्ट एंड पेमेंट आइटम्स पर टिक मार्क करते हैं। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो पहली एडजस्टमेंट ने कही है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 500 मेंबर है, ये जो व्यायामशाला है इसके 500 मेंबर्स है, एवरी मेंबर पेज 50 ईच एज द एनुअल यानी कि पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। तो इट इज़ वेरी कॉमन सेंस, अगर 500 मेंबर है,
हर मेंबर 50 रुपया पे करेगा तो आपको 500 इंटू 50 यानी कि 25,000 रुपीज़ का पूरे साल में सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, है कि नहीं? पूरे साल में आपको 25,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। कैसे? 500 मेंबर्स इंटू 50 ईच यानी कि 25,000। तो रिसिप्ट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन की एंट्री दिख रही है क्या? तो उसके नीचे उन्होंने कहा है 18-19 यानी कि करंट ईयर के 18,000 है, 19-20 यानी कि अगले साल के 410 है। लेकिन आपके 500 मेंबर है तो हर मेंबर से 50 रुपये आएंगे यानी कि आपको 25,000 आनी चाहिए, बट यहाँ पर दिख रहा है केवल 18,000। तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन का अभी भी कुछ पैसा हमें आना बाकी है। तो मैं सिंपली सब्सक्रिप्शन पे 18-19 यानी कि करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क करके छोड़ दूंगा। इज इट क्लियर? राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2। तो सेकंड एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या कहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेयर 1200। तो सिंपल, पेमेंट साइड में सबको सैलरी दिख रहा है तो पुट अ टिक मार्क ऑन सैलरी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, द एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर एज फॉलोज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो इस क्वेश्चन को सब लोग क्या करो, ऊपर 2 स्टार मार्क करो। क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे जाके समझेंगे, राइट? तो उन्होंने क्या कहा है, एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 यानी कि इस साल के शुरुआत में आपके पास बिल्डिंग 50,000 रुपये एंड फर्नीचर 15,000 रुपये का बाकी था, राइट? 1 अप्रैल 2018 यानी कि इस साल का शुरुआत, नथिंग बट पिछले साल का एंड, यानी कि पिछले साल का बिल्डिंग एंड पिछले साल का फर्नीचर है ये। तो पिछले साल का बिल्डिंग एंड पिछले साल का फर्नीचर हम पिछले साल ही छोड़ देंगे क्या? नहीं ना, बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज आर एसेट, तो हम उसे पिछले साल से इस साल कैरी करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। अगेन दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज इंफॉर्मेशन कि आपके पास पिछले साल क्या था। तो पिछले साल हमारे पास बिल्डिंग एंड फर्नीचर था। इज इट क्लियर? राइट, तो इसके लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आ जाओ। एडजस्टमेंट 4 वो कह रहे हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखोगे तो देयर इज नो बिल्डिंग एंड फर्नीचर, राइट? बिल्डिंग फर्नीचर हमारे पास कहाँ था? बिल्डिंग एंड फर्नीचर हमारे पास पिछले साल था। पिछले साल का बिल्डिंग एंड फर्नीचर की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ दी है? एडजस्टमेंट नंबर 4 में दी है, राइट? सॉरी, एडजस्टमेंट नंबर 3 में दी है। एडजस्टमेंट 3 में वो कह रहे हैं कि आपके पास बिल्डिंग 50,000 एंड फर्नीचर 15,000 पिछले साल था। एंड एडजस्टमेंट 4 में वो कह रहे हैं कि इन दोनों को डेप्रिसिएट करो। तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं एडजस्टमेंट में बिल्डिंग पे एक एंड फर्नीचर पे एक टिक मार्क करो। आप भी आपके टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट नंबर 3 में बिल्डिंग पे एक टिक मार्क दे दो एंड फर्नीचर पे एक टिक मार्क दे दो, लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो मैंने बिल्डिंग पे एक टिक मार्क दे दिया, फर्नीचर पे एक टिक मार्क दे दिया। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, आगे चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 5, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। तो रिसिप्ट साइड में सबको एंट्रेंस फीस दिख रहा है, पुट अ टिक मार्क ऑन एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? पेमेंट में दिख रहा है क्या सबको इन्वेस्टमेंट? तो पुट टिक मार्क ऑन इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट पर क्या आना बाकी है? इंटरेस्ट आना बाकी है। तो रिसिप्ट्स में चेक करो, इज देयर एनी इंटरेस्ट? तो रिसिप्ट साइड में मुझे इंटरेस्ट भी दिख रहा है, तो इंटरेस्ट पे भी एक टिक मार्क करो। देखते कि एडजस्टमेंट सॉल्व कैसे होगी, राइट? एंड लास्ट एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं, कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018, राइट? अगर आपको याद होगा तो 2-3 सम पहले जब हमने पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट का सम सॉल्व किया था, तब मैंने आपको कहा था कि अगर बैलेंस शीट बनानी है तो देयर हैज टू बी कैपिटल फंड गिवन इन द क्वेश्चन। इससे पहले कल वाला जो भी हमने सम सॉल्व किया था डॉक्टर अभिनव भारत का, उसमें भी कैपिटल फंड उन्होंने दिया था एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस या मनी इंट्रोड्यूस। यहाँ पर ये जो एसोसिएशन है, ये जो व्यायामशाला है, ये इनका पहला साल नहीं, ये पिछले साल भी थे, राइट? उससे पहले भी शायद होंगे। तो उनके पास पिछले साल का कैपिटल फंड बचा है 70,000। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल फंड हैज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन ईच एंड एवरी टाइम, राइट? तो हम शुरुआत भी क्या करेंगे? इस कैपिटल फंड के साथ ही करेंगे, राइट? एंड साथ ही साथ पिछले साल हमारे पास क्या था, उन सब के साथ हम शुरुआत करेंगे। इज इट क्लियर? तो देखते हैं कैसे करना है। तो इस कैपिटल फंड के लिए करना क्या है? इस कैपिटल फंड के लिए कहीं पर भी टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने पहले फॉर्मेट रेडी किया, मैंने एडजस्टमेंट्स पढ़ी एंड एडजस्टमेंट्स के लिए मैंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पे टिक मार्क किया। इस बार नया पॉइंट क्या है कि इस बार वो कह रहे हैं कि आपके पास पिछले साल का लैंड एंड पिछले साल का फर्नीचर भी बाकी है। इज इट क्लियर? एंड एडजस्टमेंट नंबर 7 में उन्होंने कैपिटल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो जब भी हम इसके बाद हैंसफोर्थ, इसके बाद जब भी हम बैलेंस शीट का सम सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद हम जितने भी सम सॉल्व करने वाले हैं उसमें बैलेंस शीट होगी ही होगी, राइट? तो जब भी क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट का सम सॉल्व कर रहे हो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, तो हमें इसके बाद हर एक सम में एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि पिछले साल के बचे हुए आइटम्स को पहले लिखो।
क्या है वो पॉइंट? पिछले साल के बचे हुए आइटम्स या 1 अप्रैल यानी कि साल के शुरुआत वाले आइटम्स के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करो। तो आज भी हम ये क्वेश्चन उसी प्रकार सॉल्व करने वाले कि 1 अप्रैल 2018 यानी कि साल के शुरुआत में मेरे पास क्या क्या था उसके साथ मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। तो साल की शुरुआत में मेरे पास क्या क्या था ये मुझे एडजस्टमेंट्स में देंगे। वो नॉर्मली ईच एंड एवरी क्वेश्चन में वो आपको एडजस्टमेंट्स में देंगे। तो इस बार भी एडजस्टमेंट्स में दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 3 में एंड एडजस्टमेंट नंबर 7 में। एडजस्टमेंट 3 में उन्होंने कहा है द एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर बिल्डिंग 50,000 एंड फर्नीचर 15,000। बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज माई एसेट, तो मैं उनको उठा के इस साल के एसेट्स में लिखूंगा। एडजस्टमेंट से टिक मार्क है इसलिए दोनों को मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। बिल्डिंग इनर कॉलम 50,000, लीव वन लाइन पुट एरो। फर्नीचर इनर कॉलम 15,000, लीव वन लाइन एंड पुट एरो। इसके साथ साथ एडजस्टमेंट नंबर 7 में उन्होंने कहा है कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब मेरे पास साल की शुरुआत में कैपिटल फंड भी था। तो कैपिटल फंड में उठाऊंगा एंड लायबिलिटीज में लिखूंगा कैपिटल फंड ऑलवेज टिक मार्क हो या ना हो इनर कॉलम में 70,000। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कैपिटल फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो देयर हैज टू बी कैपिटल फंड। कैपिटल फंड नहीं है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। कैपिटल फंड है, आसान समय। तो कैपिटल फंड के साथ साथ मैंने फर्नीचर एंड बिल्डिंग भी लिखा जो कि उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया था। तो मैंने एडजस्टमेंट 3 के हिसाब से बिल्डिंग एंड फर्नीचर पहले ही लिख लिया, राइट। अगेन दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज इन्फॉर्मेशन। तो मैं बिल्डिंग एंड फर्नीचर को लिख रहा हूँ एंड मैंने कैपिटल फंड को लिखा। तो इनको मैं फिर से हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मेरा 3rd एडजस्टमेंट एंड 7th एडजस्टमेंट मैंने शुरुआत में ही सॉल्व कर लिया। अगेन इट इज नॉट एडजस्टमेंट, राइट, इट इज इन्फॉर्मेशन, वो मैंने लिख लिया। तो मैंने बिल्डिंग लिख लिया, मैंने फर्नीचर लिख लिया और मैंने कैपिटल फंड लिख लिया। हैंसफोर्थ ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम यही करेंगे कि मेरे पास जो साल की शुरुआत के आइटम्स है उसके साथ मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो लेट्स मूव ऑन। तो अगला पार्ट क्या है हमारा? अब हम क्या करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड के एक आइटम्स को पोस्ट करेंगे, राइट। रिसिप्ट्स के आइटम आइदर मेरा इनकम बनेगा या फिर लायबिलिटी बनेगा, राइट। अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन करंट ईयर आइटम एंड नेक्स्ट ईयर आइटम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लास्ट ईयर आइटम, राइट। जब भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे इस साल के आइटम एंड अगले साल के आइटम में इंटरेस्ट है, पिछले साल के आइटम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पिछले साल का अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है। इस साल का हम कर रहे हैं और अगले साल का होना बाकी है, इसलिए आई एम इंटरेस्टेड इन करंट ईयर आइटम एंड नेक्स्ट ईयर आइटम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लास्ट ईयर आइटम। इज इट क्लियर? लेट्स रीड वन बाय वन आइटम। पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके नीचे उन्होंने दिया कैश इन हैंड 5,000। तो अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ये पिछले साल का बचा हुआ कैश है जो पिछले साल से मैं इस साल आगे लेके आ रहा हूँ। इसे मैं कहीं पर पोस्ट नहीं करूँगा, भूल जाओ, आगे बढ़ो। ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस को भूल जाओ। ईच एंड एवरी सम में बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, स्किप करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज माई इनकम। तो 18-19 का सब्सक्रिप्शन जाएगा इनकम में। बाय सब्सक्रिप्शन अंडरलाइन करके बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 18,000, लीव वन लाइन पुट एरो, राइट। तो सब्सक्रिप्शन मैंने कहाँ लिखा? इनकम में लिखा। बाय सब्सक्रिप्शन 18,000। अब मैं केवल 18,000 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 18,000 इज फॉर द करंट ईयर, तो मुझे करंट ईयर का चाहिए। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मैंने इनकम में लिख लिया। उसी में उन्होंने 19-20 यानी कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन दिया है। तो अगले साल का सब्सक्रिप्शन यानी कि अगले साल का सब्सक्रिप्शन आपको इस बार मिला। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन की 2 एंट्रीज है, 18-19 यानी कि इस साल के 18,000 है एंड 410 रुपये अगले साल के। तो दिस इज नथिंग बट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जाएगा ऑन दी लायबिलिटी साइड। एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में मैं लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 410। तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का चला गया इनकम में एंड एडवांस चला गया लायबिलिटीज में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डोनेशन। बट डोनेशन उन्हें कहा नहीं है कि जनरल है या स्पेसिफिक है, तो कुछ कहेंगे नहीं, मतलब इट इज जनरल। तो डोनेशन उठाओ एंड इनकम में लिखो बाय डोनेशन 6,000। टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अगेन रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, आपने कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की होगी और उससे आपको कुछ पैसे मिले, तो दिस इज नथिंग बट माई इनकम। इनकम में बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400, राइट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑन द रिसिप्ट साइड यानी कि इंटरेस्ट मिला यानी कि इनकम है। तो इनकम में बाय इंटरेस्ट टिक मार्क है, इनर कॉलम में 400, लीव वन लाइन पुट एरो। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस अगेन मिली इज माई इनकम, तो बाय एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में लीव वन लाइन पुट एरो। तो रिसिप्ट साइड कंप्लीट होगी पोस्ट करके। अब चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड।
पेमेंट का पहला आइटम सैलरीज। अगेन जब भी पेमेंट साइड पोस्ट करोगे तो याद क्या रखना है, पेमेंट का आइटम आइदर आपका खर्चा होगा या फिर एसेट होगा। खर्चा है तो खर्चे में लिखो, एसेट है तो एसेट्स में लिखो, एज सिंपल एज दैट, राइट। पहला आइटम क्या दिया है पेमेंट साइड में, सैलरीज। तो सैलरीज इज नथिंग बट एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस में लिखूंगा 2 सैलरीज, इनर कॉलम में 6000, लीव 1 लाइन, पुट एरो। सैलरीज के बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, नाम में ही है एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस में लिखो 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इनर कॉलम 2480, सॉरी इनर कॉलम में नहीं, आउटर कॉलम में 2480, राइट। तो 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आउटर कॉलम में 2480। नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंस, फिर से नाम में ही है सन्ड्री एक्सपेंस, खर्चा है तो खर्चे में 2 सन्ड्री एक्सपेंस 1300। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी फिर से कहा जाएगा खर्चे में, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, है कि नहीं, खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपको देना पड़ेगा। रेंट इज ऑल्सो आर एक्सपेंस, तो खर्चे में जाएगा 2 रेंट 700। रेंट के बाद है इन्वेस्टमेंट। इज इन्वेस्टमेंट आर खर्चा? आंसर इज नो। इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, इट बिकेम माई प्रॉपर्टी यानी कि माई एसेट, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में 15000, लीव 1 लाइन, पुट एरो। इन्वेस्टमेंट के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है तो खर्चे में लिखो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। नेक्स्ट इज पोस्टेज, तो पोस्टेज हमारे लिए फिर से खर्चा है, खर्चे में लिखो 2 पोस्टेज, कितना है 3200। पोस्टेज के बाद फिक्स डिपॉजिट्स, तो फिक्स डिपॉजिट यानी कि मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट किए तो इट अगेन बिकेम माई एसेट, तो एसेट्स में आएगा फिक्स डिपॉजिट्स 3900। नेक्स्ट इज बैलेंस कैरिड डाउन के अंडर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड इज माई एसेट, है कि नहीं। साल के एंड में, इस साल के एंड में मेरे पास कैश में 830 रुपीज़ बची है तो मैं एसेट्स में लिखूंगा कैश इन हैंड 830 एंड उसी के नीचे कैश एट बैंक 6000। इज इट क्लियर? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इज माई एसेट्स। मैंने अभी कहा था पेमेंट साइड के आइटम खर्चा होगा या फिर एसेट होगा, तो खर्चे वाले आइटम खर्चे में चले गए, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक मेरे एसेट्स बन गए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा पेमेंट साइड का पोस्टिंग भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार एडजस्टमेंट सॉल्व करना है जिस प्रकार हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, राइट। तो एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, फिर क्लोज करते हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया उन्होंने कहा देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच, राइट। तो इट इज़ वेरी सिंपल, बेसिक, लॉजिकल एडजस्टमेंट। आपकी जो व्यायामशाला है, आपकी जो एनपीसी है, उसके 500 मेंबर है, 500 मेंबर है, हर एक मेंबर 50 रुपीज़ एन्युअली सब्सक्रिप्शन पे करता है, मतलब हर एक मेंबर के 50 रुपीज़ इज दी पूरे साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो ऐसे 500 मेंबर्स मिलके आपको 25,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, है कि नहीं। 500 मेंबर्स इंटू 50 ईच, आपको साल का 25,000 सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर मैं इनकम में देखूंगा तो इनकम में मुझे सब्सक्रिप्शन की एंट्री सिर्फ दिख रही है 18,000, है कि नहीं। आना चाहिए 25,000, दिख रहा है कितना 18,000, तो इसका मतलब है 25 में से 18 मिल गए, अभी भी 7,000 आने बाकी है। कैसे? 25,000 माइनस 18,000, 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। टोटल मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए 25,000, दिख रहा है केवल 18,000, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 7,000, अभी भी मुझे सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 7,000, तो टोटल सब्सक्रिप्शन की टोटल बाहर हो जाएगी 25,000, 18 मिल गए हैं, 7,000 आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन 25,000 आउटर कॉलम, जो 7,000 आने बाकी है उसका सेकंड इफेक्ट में दूंगा ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, वो एसेट, सब्सक्रिप्शन इज माय इनकम, वो आउटस्टैंडिंग है यानी कि सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो आना बाकी यानी कि एसेट्स, इसलिए मैं एसेट्स में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। इज इट क्लियर? मैंने पहले सब्सक्रिप्शन में ऐड किया और दूसरा मैंने एसेट्स में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2, सिंपल। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज ₹1,200, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंसेस पे मैंने सैलरी लिखा हुआ है, कितना सैलरीज मैंने लिखा हुआ है 6,000, उसमें ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 1,200, तो टोटल सैलरी बच जाएगी बाहर 7,200। सैलरी मेरा खर्चा है 6,000 में ऑलरेडी दे चुका हूँ, 1,000 आउटस्टैंडिंग है तो मैंने उसमें ऐड किया, तो टोटल सैलरी आउटर कॉलम में बच गई 7,200, राइट। तो ये पहला इफेक्ट हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि सैलरी देना बाकी है, सैलरी इज माई एक्सपेंस, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मतलब मुझे सैलरी के पैसे देने बाकी है, तो देना बाकी मतलब लायबिलिटी, सेकंड इफेक्ट में दूंगा लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। तो दूसरी एडजस्टमेंट भी सिंपल थी, फाइनल अकाउंट जैसे ही मैंने डबल इफेक्ट दी, सैलरी में ऐड किया एंड लायबिलिटीज में।
आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, द एसेट्स ऑन 1 अप्रैल वेयर बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इसे मैं ऑलरेडी एसेट्स में लिख चुका हूँ, क्वेश्चन की शुरुआत ही हमने इससे की थी, तो इसे मैं फिर से नहीं लिखूंगा, इसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी सिंपल एडजस्टमेंट है, तो मैं एक एक करके डेप्रिसिएशन देता हूँ। पहले मैं डेप्रिसिएशन देता हूँ बिल्डिंग पे, तो मेरी बिल्डिंग है कितने की, तो मेरे पास बिल्डिंग है 50,000 की, तो 50,000 का 5% बिकेम 2,500, तो मैं लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 2,500, 47,500 की बिल्डिंग बाहर बचेगी। सेम वे फर्नीचर 15,000 है, उसका 10% 1,500 माइनस डेप्रिसिएशन 10% 1,500, बाहर मेरा फर्नीचर बचा 13,500। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आएगा खर्चे में। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन इज माय खर्चा लॉस, तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं दूंगा एक्सपेंसेस में। टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके बिल्डिंग 2,500, फर्नीचर 1,500, दोनों मिला के 4,000 आउटर कॉलम, राइट। तो ये भी काफी सिंपल सरल एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट नंबर 4, राइट। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। तो एडजस्टमेंट 5 वो क्या कह रहे हैं, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में वो कह रहे हैं 50% of the entrance fees is to be capitalized, 50% of the entrance fees is to be capitalized, right। तो entrance fees सबको इनकम में दिख रहा है, कितना है मेरे पास entrance fees, मेरे पास टोटल entrance fees है 6,200, उसके नेक्स्ट लाइन पर लिखो माइनस कैपिटलाइज 50%, तो 6,200 का 50% बिकेम 3,100, तो आउटर कॉलम में बचा 3,100। 6,200 मेरे पास एंट्रेंस फीस थी, उसमें से 50% मुझे कैपिटलाइज करना है, इसलिए मैंने वहां से हटा दिया, एंड अब वहां से हटा के मैं उसे कैपिटल फंड यानी कि लायबिलिटीज में ऐड करूंगा। तो कैपिटल फंड में मैं लिखूंगा प्लस एंट्रेंस फीस 3,100, तो एंट्रेंस फीस ऐड करने के बाद कैपिटल फंड की टोटल आ जाएगी 73,100 इनर कॉलम में ही। मेरा कैपिटल फंड 70,000 था, उसमें मैंने 3,100 एंट्रेंस फीस के ऐड किए, तो टोटल कैपिटल फंड बच गया 73,100 नीचे, राइट। आउटर कॉलम में उसे बाद में लेके आएंगे। तो यहाँ पर मेरा कैपिटल फंड का यानी कि एंट्रेंस फीस का एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस आई हैव कैपिटलाइज्ड, तो माय एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 पर, राइट। क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज बीन अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। तो इसका सिंपल लॉजिक फाइनल अकाउंट्स में की हुई एडजस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट पर 5% से 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है यानी कि आना बाकी है। तो वेयर आर माई इन्वेस्टमेंट, एसेट्स में सबको दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, कितने के इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 15,000। तो पहले इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कितना इंटरेस्ट आता है। तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट पर मुझे 5% से इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी कि 15,000 इंटू 5/100 इनटू कितने महीने का इंटरेस्ट आना बाकी है 6 मंथ्स का, यानी कि इंटू 6/12। तो मेरा कैलकुलेशन होगा 15,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। कैलकुलेट करने पर फाइनल आंसर मिलेगा 375, राइट। तो इसका सिंपल मतलब है मुझे इन्वेस्टमेंट पर 375 का इंटरेस्ट आना बाकी है। मेरे 15,000 की इन्वेस्टमेंट है, उस पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 महीने का अमाउंट होता है 375। तो मैं इन्वेस्टमेंट पे लिखूंगा प्लस इंटरेस्ट अक्रूड 375, टोटल इन्वेस्टमेंट की बाहर अमाउंट चली जाएगी 15,375, एंड अब ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, फायदा है। तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं क्या करूंगा, इनकम साइड में ऑलरेडी जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है उसमें ऐड करूंगा प्लस इंटरेस्ट अक्रूड 375, तो टोटल इंटरेस्ट की टोटल बाहर आ जाएगी 775। इज इट क्लियर। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 6 हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने इन्वेस्टमेंट में ऐड किया एंड इंटरेस्ट में इनकम साइड में ऐड कर दिया, तो मेरा डबल इफेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम कैपिटल फंड 70,000 लायबिलिटी में लिख चुके हैं, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट इज नॉट एडजस्टमेंट, इट इज अ इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 7 भी हो गया, मतलब वी आर डन विद दी ऑल दी एडजस्टमेंट्स। अब हमें करना क्या है, अब हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे, सरप्लस है या डेफिसिट है वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे। इज इट क्लियर। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले आप खुद से सॉल्व करो, फिर मेरे साथ ट्राई करो, राइट। तो करो क्या, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करो, देखो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। फायदा हुआ तो उसे सरप्लस कहो, कैपिटल फंड में ऐड करो। नुकसान हुआ तो उसे डेफिसिट कहो, कैपिटल फंड से सब्ट्रैक्ट करो। कैपिटल फंड की टोटल बाहर निकालो एंड बैलेंस शीट टैली करो, राइट। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, राइट। वीडियो को पॉज करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करो, बैलेंस शीट टैली करो। सबने
टैली किया तो सबका अगर टैली हुआ होगा तो वेरी गुड, टैली नहीं होगा तो जस्ट क्रॉस चेक करो कि क्या आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करूंगा तो इनकम साइड का टोटल है 40,275, एक्सपेंसेस साइड का टोटल है 20,880। तो इनकम साइड ही ज्यादा आ रहा है, मतलब देयर इज अ सरप्लस। तो पहले मैं क्या करूंगा, जो बड़ा वैल्यू है 40,275 दोनों तरफ लिखूंगा एंड अब बड़े में से छोटी अमाउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा। 40,275 माइनस 20,880, मुझे डिफरेंस मिल रहा है 19,395। वो मैं एक्सपेंसेस साइड में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इनकम साइड, क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है, एक्सपेंसेस साइड छोटा आ रहा है, तो डिफरेंस मेरा चला जाएगा एक्सपेंसेस में 19,395, जिसे मैं कहूंगा टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब इस सरप्लस को उठाओ एंड कैपिटल फंड में ऐड करो। कैपिटल फंड में लिखो प्लस सरप्लस 19,395, तो टोटल कैपिटल फंड की बाहर आ जाएगी 92,495, राइट। एंड अब फाइनली सबका बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो सबका बैलेंस शीट टैली हो रहा है 94,105 पर ऑन द एसेट साइड एंड ऑन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी में भी 94,105 एंड एसेट्स में भी 94,105 पे टैली हो रहा है। तो बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सही बना। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने 2 सम सॉल्व किए, राइट। पहले के सम में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, प्रैक्टिकल सम 5 में, फिर हमने प्रैक्टिकल 7 को टैली किया। कल हम एक ही सम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 8, इसी के आगे वाला क्वेश्चन। तो सब लोग उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करोगे एंड जितना बन सके उतना सॉल्व करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 7 को सबने 2 स्टार दे दिए, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, तो इसे भी एक बार रिवाइज करो एंड अगले सम का फॉर्मेट रेडी करके रखो। इज इट क्लियर? तो आज हम यही रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।